कोहबर की शर्त भाग 3। दूसरे दिन भोर में आंगन के वातावरण में एक अजीब सी थकन और उदासी छा गई थी। रात भर के जागरण और मेहनत से घर के लोगों की आंखों में कड़वाहट भर गई थी। जिसको जहां जगह मिली वहीं ढरक गया था। मंडवे से हटकर आंगन में ही खुले आकाश के नीचे एक खाट पर ओंकार और चंदन सो रहे थे। कोहबर के द्वार पर गुंजा भी उठंग गई थी। भिनसार होते होते सबसे पहले गुंजा की माँ जगी। उसने रूपा को जगाया और उसका हाथ मुंह धुलाकर तैयार कराया। गुंजा आहट से ही जग गई। शांत सोए घर में धीरे धीरे जान आने लगी। बाहर से वैद्य जी आकर बोले, दिन निकलने के घड़ी भर के भीतर ही विदाई की साइत है तो क्या करूं? गुंजा की माँ झनक कर बोली, रूपा को तैयार करो। डाल के गहने एक बार अपने से सहेज कर ताला बंद कर चाबी रूपा को सौंप दो। गुंजा से कह दो पाहुन को जगा दे। साइत के भीतर भीतर ही मंडवा हो जाना चाहिए। और वैद्य जी बाहर निकल गए। बहन को ठीक करके गुंजा ने ओंकार को जगाया। ओंकार तो उठ गया, लेकिन चंदन सुख बुगाता ही न था। जिसका विवाह हुआ वो तो उठ बैठे, और ये है जो कुंभकर्ण की नींद सोए हैं। देह में जैसे सांस परान ही नहीं। क्या सवेरे सवेरे बकने लगी? गुंजा की माँ पास आती हुई बोली। फिर पानी से हाथ गीला कर चंदन की आंखों पर फेरती हुई बोली, उठो बचवा, बिहान हो गया। हाथ मुंह धो लो। कपार मुड़ा के तो एकदम बम्बोले बाबा बने हैं। गुंजा हंसती हुई बोली। चंदन बैठकर आंखें मल रहा था। ओंकार उसे लेकर शामियाने में चला आया। घंटे भर में ओंकार और चंदन की आंगन में फिर बुलाहट हुई। मंडवे के नीचे एक पलंग पर बढ़िया गलीचा बिछा हुआ था और गांव भर की ढेर सी ब्याही कुंवारी लड़कियां तथा बहुएं चारों ओर से उसे घेर कर खड़ी हुई थीं। जलपान के बाद सास ने ओंकार के हाथ में 25 रुपए और चंदन के हाथ में 11 रुपए दिए। उसके बाद वर देखने को आई हुई भैवदी की औरतों ने एक एक 2-2 रुपए ओंकार और चंदन को देने शुरू किए। ओंकार और चंदन के आगे काफी रुपए जमा हो गए। गांव की औरतें जब रुपए दे चुकी तो अंत में गुंजा ने चंदन के हाथ में रुपए से भरा बुना हुआ जालीदार बटुआ थमा दिया और अलग खड़ी हो गई। और बहनोई को? गुंजा की ओर ताक कर एक औरत बोली। बगल में खड़ी हुई गुंजा की भौजाई लगने वाली एक बहू बोली, बहनोई से इनको क्या मतलब? जिसको बीच लिया भरी सभा में उसका हाथ पकड़ लिया। खड़ी हुई औरतों में हंसी फूट गई। चंदन ने हाथ का बटुआ आगे गलीचे पर रख दिया। इसे खोल के बताओ कि कितने रुपए हैं, धरने को नहीं दिया। गुंजा कुछ अकड़ कर बोली। खोल के गिन दो बबुआ, तो तुम्हारे साथ ये लग जाएंगी। भौजाई ने फिर बोली कसी। बक, जहां जो मनाता है बोल देती हो भौजी। गुंजा बोली। ऐसा दूल्हा खोजने पर भी नहीं मिलेगा गुंजा बबनी। शहबलिया को खाली मत लौटाओ, संग में लग जाओ। कहो तो चाची से कह दूं? चुप रहोगी कि नहीं? गुंजा बिगड़ गई। सरकवासी के फंदे पर पतली डोरी से बंधे चुन्नटदार मुंह वाले बटुए को खोलने की चंदन कोशिश करने लगा। काफी कोशिश के बाद भी जब बटुए का फंदा न सरका तो गुंजा बोली, ये अकिल हैरानी बटुआ है बच्चू, तुम्हारी बहन का बनाया नहीं है जो फट से खुल जाएगा। हार मान लो तो खोल के दिखा दूं। चंदन ने गुंजा की ओर देखा। तभी बाहर से नाऊ आकर बोला, बाहर असवारी लगी है, रूपा बबनी को ले चल के चढ़ाना है। साइत के भीतर पीढ़ा बहेरिया बाहर जाना चाहिए। घाम का दिन है, 150-200 कोस धरती नापनी है, कहारों का दम निकल जाएगा। मंडवे की रस्म हो गई हो तो पाहुन को जन्मासे में लेवा जाऊं? अभी नहीं, पाहुन बाद में जाएंगे। गुंजा बोली, अभी तो इन लोगों को खिलाना पिलाना है। कुछ औरतें ओंकार चंदन के पास रहीं। कुछ सामने वाले घर में बैठी हुई रूपा को गहने कपड़े पहनाने चली गईं। 15-20 मिनट के बाद ही अखबार भेंट की रुलाई से घर आंगन भर आया। माँ, बहन, चाची, दादी, सखी, सहेलर के गले पकड़ रूपा रोती जा रही थी। घर में से जो भी निकलती सभी लाल लाल आंसुओं में डूबी आंखें आंचल के छोर से पोंछती हुई
बेटी को चुप कराने वैद्य जी आए। रूपा बाप के पांव पकड़ फिर रो उठी। बेटी को चुप कराने की जगह वैद्य जी स्वयं रोने लगे। होंठ कांपने लगे और गालों पर से आंसू की बूंदें टप टप धरती पर गिरने लगीं। हार कर उन्होंने नाउन को इशारा किया। नाउन ने दोनों कंधे पकड़कर रूपा को अलग हटाया और चादर उड़ाकर द्वार पर लगी डोली में बिठाने ले चली। आगे रूपा, पीछे उसे पकड़े हुए नाउन और चारों ओर से घेर कर धीरे धीरे चलती हुई गांव टोले की लड़कियां। सबकी आंखें भरी हुईं, सबके चेहरे उदास। नाउन ने रूपा को डोली में बिठा दिया। आगे सिन्होरा और फूल की थाली में दही, अक्षत, गुड़ पान आदि रख दिया। कहारों ने डोली उठा ली। गांव के बाहर कुछ दूर तक पहुंचाने के लिए डोली के साथ नाउन और कुछ लड़कियां भी गईं। दिया सत्ती के पास डोली रुकी। रूपा और ओंकार से नाउन ने पूजा करवाई और डोली आगे बढ़ गई। 12 बारातियों से मिलनी हो चुकी थी। मिलनी समाप्त होने के बाद बारातियों में से किसी ने पूछ लिया, वैद्य जी, काका को दहेज में क्या दिया? वैद्य जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हमारे पास है ही क्या? तभी भीतर से ओंकार और चंदन आ पहुंचे। किसी ने इशारा कर दिया। सामने चरण पर बंधी गाय का पघा चंदन खूंटे से खोलने लगा। हाँ हाँ, ये क्या बबुआ, गाय मार देगी, कहते हुए वैद्य जी का चरवाहा चंदन को रोकने के लिए आगे बढ़ा। नहीं नहीं, रोक मत। लड़के ने जब पघा थाम ही लिया तो गाय खोल के साथ लगा दे। वैद्य जी मुस्कुराते हुए बोले, हमसे कहते बेटा, ये कौन बड़ी बात है, गाय पर खुश हो तो ले जाओ गाय। चंदन को इशारा देने वाला अनिरुद्ध था। उसने सोचा वैद्य जी ना नुकुर करेंगे, लेकिन वैद्य जी का ये हाल देखा तो वो दब गया। कई लोगों के साथ वैद्य जी बारातियों को पहुंचाने के लिए गांव के बाहर तक आए। बारात चौबे छपरा से विदा हो गई। नाम था राम अंजोर तिवारी, लेकिन छोटेपन में ही समौरिया लड़कों के ये काका लगते थे। छोटे लड़कों के साथ साथ बड़े बूढ़े भी इनको काका कहने लगे। धीरे धीरे गांव भर इनको काका ही कहने लगा। बाप के इकलौते होने से दुलरुबा हो गए। इस दुलार ने इनको आगे चलकर सहका दिया। जवानी में ब्याह के पहले गांव की परगसिया मल्लाहिन से इनका मन लग गया था। रात में उसे पेड़ से तोड़कर जामुन दिया करते थे। एक रात पेड़ से उतरते समय फिसल गए। बाएं पैर में ऐसी मोच आई कि टांग पूरी तरह सीधी न हुई और चाल में भी थोड़ी सी लचक आ गई। तब से काका के ब्याह के लिए इनके बाप को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। देखनहरू आते, लौट जाते। बड़ी घेर घार के बाद एक जगह ब्याह तय हुआ, बेहद गरीब घर में। बहू आई तो काका रम गए। 5 साल के बाद माँ बाप चल बसे। काका काकी अकेले रह गए। ब्याह के 7 वर्ष तक कोई संतान न हुई तो काका काकी बेहद दुखी रहने लगे। सबसे निकट के थे चंदन और ओंकार। काका को लोगों ने समझाया कि इतने निकट के बच्चों के रहते घर क्यों सूना रखती हो। बात सूझ गई। काकी ने चंदन ओंकार को अपने घर में रख लिया। तब चंदन 9 वर्ष का था, ओंकार 14 का। घर में तब थोड़ी सी चहल पहल आई, लेकिन 2 वर्ष बाद काकी भी चल बसी। काका और भी उदासी और अकेलापन अनुभव करने लगे, किंतु चंदन ओंकार दोनों भाई स्वभाव से इतने मधुर थे कि काका का मन उखड़ न पाया। इन्हीं के साथ ये बंध गए। रूपा आई तो उसने हफ्ते भर के भीतर ही बहुरिया का बाना उतार दिया। घर को लीप पोत, इधर उधर फैली हुई चीजों को सहेरा दिया। भंडार घर में माटी के पड़े हुए बहुत से बेकार कूड़े, भांडे और हांडियां बाहर फेंक दी। घर का अनाज, पानी तथा पर पवनी की लेन देन महीने भर के भीतर समझ गई। गृहस्थी में राह दिखाने वाली कोई बूढ़ी औरत तो थी नहीं, किंतु महीने भर के भीतर सारी गृहस्थी उसने कब्जे में कर ली। काका, ओंकार और चंदन के मन में उल्लास समा गया, किंतु अब काका के बेपरवाही से घर में आने में रोक लग गई। देहरी पर आते ही उन्हें खास बोल लेना पड़ता। भोजन के समय चौके में बैठते ही ढंग से परसी हुई थाली आगे आ जाती। जलपान के समय जलपान, नए नए व्यंजन
और नई नई खाने की चीजें मिलने से भोजन की रुचि बदलने लगी। तीनों मर्दों की दिनचर्या ही बदल गई। सभी तन मन से खेती में जुटे। काका खंड में माल गोरू संभालने लगे। चंदन और ओंकार खेती में जुटे। पहले जो खेत बंदोबस्त होते वो अब निज की जोत में आ गए। काका का हिस्सा शामिल हो जाने से एक हल की खेती दो की हो गई। बाहर ओंकार और चंदन ने और भीतर रूपा ने वर्षों से इस उजड़ी वीरान गृहस्थी को नए सिरे से बसाकर हरा भरा कर दिया। एक बढ़िया गाय और 2 बैल द्वार पर बंध गए। काका को इधर उधर घूमने की फुर्सत कम मिलने लगी तो भीतर से कुछ व्यग्र रहने लगे, किंतु घर की व्यस्तता के सुख ने उन्हें भटकने न दिया। नियम से सवेरे, दोपहर और रात को जलपान और भोजन को आते। देर होने पर कभी कभी भीतर से रूपा भी टोक देती, इसीलिए काका डरते रहते। एक दिन बाहर से दतुवन करने घर चले आए। घर के पीछे कुएं की जगत पर दतुवन करने बैठ गए। सवेरे पानी भरने वाली भीड़ का झोंका तो पतरा गया था, लेकिन जगत भीगकर चारों ओर से पिचपिचा गई थी। कुएं पर रमकलिया की विधवा महतारी पानी भर रही थी। उसकी ओर मुंह करके जगत की कोर पर बैठते हुए काका बोले, कहो रामकली की महतारी। का है तिवारी जी? कम करीन कुछ शंकित हो दबे स्वर में बोली। 45-50 की अवस्था हुई, इतना जांगर अब किसके लिए पीटती है? जांगर में जोर है तो सभी पूछते हैं पंडित जी, देह न चले तो पेट कैसे भरे? बेटी दामाद को अपने ही पास क्यों नहीं रख लेती? मांग में सेनुर पड़ जाने के बाद बेटी पर कौन जोर रहता है तिवारी जी? हमारे पास धरा ही क्या है कि उसकी लालच में दामाद अपना गांव छोड़कर यहाँ बसने आएगा। अच्छा, पूजू अहिर के घर का क्या हाल है? काका ने दूसरी बात छेड़ दी। पूजू का हाल क्या बताऊं तिवारी जी, बेटा पतोहू अलग हो गए। बेचारी की दुर्गति हो रही है। अभी तो देह में बल है, जांगर चलता है, राम जाने आगे क्या हो। काका चारों ओर ताक कर बोले, हमारी एक सलाह है रामकली की महतारी। कौन सलाह तिवारी जी? काका दतुवन चीर कर जीभ छीलने लगे, फिर कुल्ला करके सिर पर बंधे अंगोछे से मुंह पोंछते हुए बोले, पुजू 50 का हुआ होगा, तुम 45 की। तुम रांड, वो रंडुआ। तुम पूजू के घर बैठ जाओ तो कैसा रहेगा? आपस में पटे भी, दोनों के बाकी दिन भी चैन से कट जाएं। काका की बात पूरी भी न हो पाई थी कि कहारिन गरज पड़ी, ए लंगड़ू, इसी नियत से तुम्हारी मेहरारू मर गई, औलाद का मुंह तक देखने को नहीं मिला। जैसे अपने धर्म की चिंता नहीं, वैसे दूसरे का भी धर्म लेना चाहते हो। इसमें बिगड़ने की क्या बात है? मेरी बात तो सुनो। खबरदार, आगे बोले तो इसी डोल से तुम्हारा कपार फोड़ दूंगी। कहारिन का गरजना सुनकर कुएं पर भीड़ जुटने लगी तो लोटा डोर उठाकर काका धीरे से वहां से जामुन वाली परती की ओर खिसक गए। लोगों ने कमकरिन से कारण पूछा तो बोली, कुछ नहीं, पपिया लंगड़ुआ का दिमाग फिर गया है। पूछे न पूछे, मैं दुल्हन की चाची, सलाह देता फिरता है। रूपा के पेट में बच्चा आया। 7 महीने बीत गए तो उठने बैठने में तकलीफ होने लगी। घर का काम संभालने, रसोई पानी के लिए किसी एक औरत की जरूरत पड़ी, किंतु इस घर में रूपा के सिवाय दूसरी औरत थी ही कौन? पड़ोस की बड़ी बूढ़ी औरतों की सलाह तो मिल जाती थी, किंतु गृहस्थी के कामों में बड़ी अड़चन पड़ने लगी। रूपा का चौबे छपरा जाना इतने दिनों के लिए संभव न था। गृहस्थी में बच जाने के कारण वो घर से हटना नहीं चाहती थी। महीने भर में कटिया शुरू होने वाली थी। अंत में रूपा ने ओंकार के सामने गुंजा को बुलवाने की बात रखी। बड़ी बहन की ससुराल छोटी बहन कैसे आएगी? ओंकार ने कहा। इसमें हरज क्या है? रूपा बोली। ऐसा कभी हमारे घर में चलन न था। जो काम कभी ना हुआ हो अब होगा ही नहीं। रूपा कुछ अचरज से बोली। इसमें कोई खराबी तो है नहीं। छोटी बहन बड़ी बहन के ही तो पास आती है, दूसरा संभालने वाला है नहीं तो किया क्या जाए? जहां काम निकले वहां लकीर के फकीर बनने से नुकसान के सिवाय फायदा तो नहीं होता। काका को समझाओ, वो मान जाए तो चंदन के हाथ बाबू के नाम एक चिट्ठी भेज दो। बात काका के
कान में पड़ी, वो तो जैसे पहले से ही तैयार बैठे थे। सोचता हूं कि चंदन के हाथ वैद्य जी को एक चिट्ठी भेजी जाए, पहले कुछ जवाब तो मिले। तो भेज दो, काका राजी हो गए। रूपा ने चंदन से ही चिट्ठी लिखवाई और दूसरे दिन भोर में ही चंदन को चौबे छपरा के लिए विदा कर दिया। चंदन चौबे छपरा पहुंचा तो दिन के 10 बज गए थे। फागुन का पहला पखवाड़ा लगा था। घाम में गर्मी बढ़ जाने से प्यास भी बढ़ने लगी थी। घर के बाहर फूस की पलानी में न बैठकर चंदन घर में घुस गया। निकसार से भीतर घुसते ही देखा किसी लड़की के साथ गुंजा ओखल में गेहूं कूट रही थी। देह पर का आंचल अस्त व्यस्त था। दाहिने हाथ में पकड़ा हुआ मूसल नीचे गिरने को ऊपर उठा कि दरवाजे से घुसते चंदन पर निगाह पड़ गई। ऊपर से ओखल में गिरने वाला मूसल जल्दी में दूसरी लड़की के मूसल से लड़ गया। ठक से आवाज हुई और गुंजा मूसल दीवार से टेक फुलती से आंचल ठीक कर भीतर घर में भागी। महतारी ओरियानी की छांव में कचरी निकिया रही थी। पास जाकर बोली, माई, चंदन आए हैं। वैद्य जी की पत्नी ने निकसार की ओर आंखें घुमाई तो देखा चंदन खड़ा था। आओ आओ बचवा, अपने घर में लजाते क्यों हो? चंदन पास बैठा तो बगल में खड़ी हुई मसखट बिछाती हुई गुंजा बोली, बैठो। अरे बड़ी पागिल है, तेरी बहन के देवर हैं, निखरे बैठाएगी, घर में से दरी चादर तो ले आ। नहीं, ऐसे ही ठीक है, कहता हुआ चंदन उस छोटी सी बस खट पर बैठ गया। पैर में कपड़े के जूते थे, लेकिन घुटने तक राह की धूल चढ़ गई थी। राह में धूल उड़ाते आए हो क्या, या राह चलने भी नहीं आया? धूल से तो गोड़ भर गए हैं, गुंजा बोली। गुंजा की मां ने टोका, खड़ी खड़ी बतकूचन करेगी कि कुछ रस पानी लाएगी? हाँ, मुझे प्यास लगी है। जा जा जल्दी जा, इनाल से टटका पानी खींच ला और रस बना। जाती हूँ, पहले बहना का समाचार बता दो। गुंजा ने हट किया। नहीं, पहले टटका पानी ले आओ। चंदन ने भी वैसा ही उत्तर दिया। अब गुंजा पर महतारी की डांट पड़ी। 14 की हुई, तनिक भी बुद्धि नहीं आई, हर घड़ी लड़कपन। चंदन को घूरती हुई गुंजा आंगन में पड़ी हुई डोर बाल्टी उठाकर बाहर निकल गई। लौटकर आई तो देखा माँ भीतर घर में है। मौका मिला तो बाल्टी में से एक चुल्लू पानी चंदन पर उछाल दिया। चंदन ने गुंजा को घूर कर सिर हिलाया। ले, रस बना दे। भीतर से डलिया में चीनी लाकर खाट के पास रखती हुई माँ बोली और स्वयं सामने के घर में कुछ निकालने चली गई। लोटे में चीनी घोलती हुई गुंजा बोली, कैसे आए हो? विदाई कराने, चंदन ने कहा। विदाई कराने? गुंजा कुछ समझने की कोशिश करती हुई बोली, किसकी? ससुराल में किसकी विदाई कराने जाते हैं? बक। गुंजा कुछ लजाकर मुस्कुराने लगी। तब तक महतारी आ गई। बोली, बलिहार जाएगी? बलिहार? गुंजा कुछ अचरज से बोली, बलिहार क्या? ले, बहना की चिट्ठी पढ़ ले। गुंजा महतारी के हाथ से जल्दी से चिट्ठी लेकर पढ़ने लगी। पढ़ चुकने पर चंदन की ओर देखा तो वो बोला, मैंने क्या कहा था, हमारी बात तो तुम पतियाती ही नहीं। चल चंदन को खिला पिला, बाबू आते हैं तो पूछ के बलिहार जाने की तैयारी कर। आंगन में ओरियानी के नीचे वाले चूल्हे को लीप पोत कर गुंजा रसोई बनाने लगी और माँ चंदन से रूपा का समाचार विस्तार पूर्वक पूछने लगी। घर गृहस्थी कैसी चल रही है, अनाज की उपज पहले से कैसी है, काका घर में कैसे चल रहे हैं, घर में कभी अमनक तो नहीं हुआ, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद महतारी गुंजा को साथ में देने के लिए सामान तैयार करने लगी। चंदन उसी बस खट पर दीवार के सहारे उठंग गया। नींद आ गई, नाक खर्र खर्र बजने लगी। रसोई हो गई तो गुंजा ने माँ को बताया और फिर चंदन को जगाने गई। चंदन को बड़ी जल्दी गहरी नींद आ जाती थी। पीठ टेकने को जगह मिली नहीं कि नींद आई और नाक बजने लगी। पास खड़ी हो गुंजा ने 2-3 बार चंदन को पुकारा, लेकिन चंदन की नाक पूर्वतया बजती रही। न जाने इतनी ऊंघाई क्यों आती है। ब्याह में आए थे तब भी यही हाल था। लगता है भांग का गोला चढ़ाए रहते हैं। गुंजा बोली,
चंदन देह तोड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। गुंजा ने लोटे का पानी हाथ में थमा दिया। आंगन की मोरी पर हाथ मुंह धोकर चूल्हे के पास रखे हुए पीढ़े पर चंदन बैठ गया। गुंजा रोटी सेंकने लगी। माँ परसी हुई थाली में गुंजा के हाथ से सिकी रोटी चंदन की थाली में डालने लगी। तभी वैद्य जी आ गए। गुंजा से चंदन की थाली में रोटी डालने को कहती हुई माँ उठ गई। वैद्य जी ने चंदन को देखा तो कुछ घबरा कर पूछा, अरे कब आए? कुशल तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है, अभी थोड़ी देर हुए आए। रूपा की चिट्ठी आई है, वैद्य जी की माँ ने कहा। क्या लिखा है? पहले कपड़े उतारो फिर चिट्ठी पढ़ लेना, समाचार सब ठीक है। गुंजा की माँ के चेहरे पर खुशी का भाव उभर आया। वैद्य जी बाहर के उसारे वाली अपनी कोठरी में मिर्जई उतारने चले गए। चंदन खाकर उठने लगा तो गुंजा ने उसके दोनों कंधे दबाकर पीढ़े पर बिठा दिया और चट से थोड़ा सा भात और घी वाली कटोरी में दाल मिलाकर चंदन की थाली में उलट दिया। खाना खाकर चंदन हाथ धोने उठ गया। वैद्य जी कपड़े बदलकर निकसार में पड़ी चौकी पर आ बैठे। गुंजा, उसकी माँ और चंदन तीनों उनके पास आ गए। वैद्य जी ने चंदन को अपने पास चौकी पर बिठा लिया। गुंजा और उसकी माँ नीचे धरती पर बैठ गईं। रूपा की माँ ने चिट्ठी वैद्य जी के आगे रख दी। चिट्ठी पढ़कर वैद्य जी ने पत्नी की ओर देखा। पत्नी चुप रही तो बोले, क्या सोचा है? हमको सोचना क्या है? तो हमें सोचना है। रसोई पानी घर के काम का हाल तुम जानती हो और सोचूंगा मैं? ये सब तो चल ही जाएगा। गुंजा से भी पूछो, जाना तो इसी को है। सामने ही तो बैठी है, चिट्ठी भी पढ़ ली है, तुम भी पूछ लो। वैद्य जी की पत्नी बोली, क्यों गुंजा, बलिहाल जाओगी? भेजोगे तो क्यों नहीं जाऊंगी, गुंजा बोली। इधर निश्चय हुआ, उधर गुंजा की सखियों और उनके घरों में बात फूटी कि गुंजा बहनौरे जा रही है। तब से सांझ तक गुंजा की सखी सहेलर उसे घेरे रहीं। सांझ को दरवाजे पर बैलगाड़ी लग गई। आंगन सखी सलेहर और भौजाइयों से भर गया। गुंजा जब बाहर गाड़ी पर चढ़ने चली तो एक भौजाई बोली, ससुराल जा रही हो? बक। बैलगाड़ी के बीच में बाजार में बिकने के लिए 4-5 बोरों में चावल दाल रखे थे। आगे की ओर गाड़ीवान के पीछे गांव का बनिया बैठा था। बोरों के बाद में पीछे की तरफ गुंजा बैठ गई। चंदन पैदल चला। संग में कुछ दूर पहुंचाने को वैद्य जी चले। बबुआ तुम भी बैठ जाओ, गाड़ी आगे की ओर ओलार है, गाड़ीवान ने कहा। चलो गांव के बाहर निकलो तो मैं भी बैठ जाऊंगा, चंदन ने कहा। गांव के बाहर तक गाड़ी पहुंचाकर वैद्य जी लौटने लगे तो उनके पैर छू चंदन भी गुंजा की बगल में बैलगाड़ी पर बैठ गया। सूर्यास्त होने में लगभग 2 घंटे की देर थी। चौबे छपरा के बाद पियरौंटा के लिए जहां से राह मुड़ती थी वहां से बलिहार लगभग कोस भर पड़ता था। पैदल चलना हो तो उस राह को छोड़कर बलिहार के लिए तिरछी पगडंडी गई थी, जिससे दूरी भी कम हो जाती थी और समय भी कम लगता था। किंतु जाना खेतों की मेंढों से पड़ता था। खेत पके होने से मेंढों पर लटकी हुई गेहूं जौ की बालियों के ठूंठ पैरों में चुभते थे, इसीलिए लोग छबरी से ही जाना अधिक पसंद करते थे। चंदन चाहता था कि उतरकर पैदल ही चलें, जिससे दिन डूबते डूबते गांव पहुंच जाएं, किंतु गुंजा के कारण वो विवश था। बैलगाड़ी कछुए की चाल से धीरे धीरे चूं ची चर चर करती हुई आगे बढ़ रही थी। गाड़ीवान बैलों को पैना मारता था, किंतु लीकों में धूल हो जाने से चाल तेज नहीं हो पाती थी। पियरोटा को मुड़ने से पहले ही गाड़ी के दाहिने पहिए का धुरा घिसा होने से निकलकर गिर गया। गाड़ी ने खट से पहिया फेंक दिया। गाड़ी दाहिनी ओर ओलरी के चंदन फट कूद गया और गुंजा को बाह में पकड़कर नीचे खींच लिया। बीच में बैठे हुए बनिए की पीठ पर थोड़ी सी चोट आई। बाकी गाड़ीवान और चंदन ने मिलकर गाड़ी उलटने से बचा ली। धुरा ठोंकने और गाड़ी पर सामान ठीक करने में आधा घंटा और लग गया। गाड़ी चलने के पहले चंदन ने पूछा, गाड़ी में बैठने से तो गांव पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी, पैदल चलोगी? हाँ हाँ चलो, मैं तो पहले ही कहने वाली थी, लेकिन सोचा, लाओ झोला हमें दे दो,
नहीं नहीं चलो, एक तो तुम लिए ही हो, ऐसी सुकुमार नहीं हूं। बैलगाड़ी की राह छोड़कर नदी के किनारे किनारे आगे आगे चंदन और पीछे पीछे गुंजा चलने लगी। सूरज डूबने वाला था और अभी कोस सवा कोस धरती नापनी थी। अभी कितनी देर लगेगी? गुंजा ने पूछा। कम से कम 1 घंटा, अंजोरिया उग जाएगी। तो थोड़ी चाल बढ़ाओ, गुंजा ने कहा। डर लगता है? हमें डर फर नहीं लगता। अगर तुमको छोड़कर भाग जाऊं तो? चंदन ने कहा। तो मैं अकेली ही बलिहार पहुंच जाऊंगी। अरे बाप रे, तुम लड़की हो या लड़का? दोनों। तो चलो हमारी चाल से। और चंदन बेहद तेज चाल चलने लगा। 2-3 मिनट तो गुंजा साथ देती रही, फिर चुपचाप राह पर ही बैठ गई। चंदन उसी रफ्तार में चला जा रहा था। लगभग 100 गज निकल जाने पर मुड़कर देखा तो गुंजा उसकी ओर पीठ किए हुए चुपचाप डंडार पर बैठी थी। जय सिया राम! ए लड़के, बैठ क्यों गए? चंदन वहीं से चिल्लाया। गुंजा वैसी ही बैठी रही। 2-3 बार चंदन ने फिर आवाजें लगाईं, लेकिन गुंजा टस से मस न हुई। हार कर चंदन वापस लौटा और पास आकर बोला। बस? हार जाने की खीज में गुंजा उठकर बोली, जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाती। अच्छा, उठो उठो, पहले ही थका दोगे तो बाकी राह कैसे चलूंगी? अब तेज नहीं चलूंगा, आगे आगे तुम ही चलो। कहते हुए चंदन ने गुंजा का हाथ पकड़कर ऊपर उठाया। तब वो उठी और आगे आगे चलने लगी। सूरज डूब गया, चांदनी की आभा छा गई। चंदन और गुंजा हरी धूप से भरी हुई कैरल माटी की कड़ी चौड़ी छवरी में चलने लगे थे। बलिहार अभी लगभग 1.5 मील था। सप्तमी की चांदनी छवरी के दोनों ओर जौ गेहूं के पके खेतों में पूरी तरह छा गई थी। शांत स्थिर वातावरण में हल्के हवा के झोंके खेतों में खड़े अनाज के पके डंठलों को लहरा कर खनखना देते थे। दूर दूर तक फैले हुए करिल माटी के खेतों में बराबर ऊंचाई तक उगी हुई फसलों पर यदि थाली सरकाती जाए तो कुछ दूर तक बिना गिरे बालियों पर फिसलती चली जाए। ऐसे थे दूर तक फैले हुए पक चले अनाज के लहराते भरे खेत, जिनमें जहां तहां खड़े छोटे छोटे बबूल के पेड़ पहरेदारों की तरह लगते थे। गुंजा, थकन तो नहीं आई? आई भी हो तो क्या कर लोगे? थोड़ी देर सुस्ता लेंगे। बैठेंगे तो उठने का मन न होगा चंदन। ऐसी अंजोरिया में बैठने का मन नहीं करता है। अगर तुम थके हो तो बैठ के सुस्ता लो। चंदन जोर से हंस पड़ा। इतना चलना तो मेरे लिए रोज के जलपान के बराबर भी नहीं है। कन्या जब ब्याह के जाती है तो ससुराल पहुंचने पर डोली में से उतर के आंगन तक दौरी में ही डेग पड़ते हैं। संग में दूल्हा भी तो होता है, गुंजा ने धीरे से कहा। लेकिन इस समय तो पैदल हो। तुम कौन पालकी में सवार हो? क्या मैं तुम्हारा? ए चंदन! हवा का झोंका आया और सारी सरेह को लहरा गया। चंदन, मुझे प्यास लगी है। चलते चलते चंदन रुक गया। प्यास लगी है? और उसने गुंजा के चेहरे पर देखा। कनपटी से पसीने की लकीर चिबुक तक बह आई थी। आंचल पीछे सरक कर जूड़े में अटका हुआ था। संवारे हुए घने काले बालों के बीच में झलकती हुई लंबी मांग चंदन देखता ही रह गया। क्या देखते हो? देखता हूं कि मैं तुमसे कितना ऊंचा हूं। नाप लो। कहती हुई गुंजा चंदन की बगल में सट गई और अपने सिर पर हाथ रख चंदन का कंधा छूती हुई बोली, तुम्हारे कंधे से जरा सी बड़ी हूं। चलो, आगे पाकड़ वाले इनार पर ढेकुल लगी है, पानी पिएंगे, वहां से क्षण भर में गांव। आगे छवरी की बगल में एक कुआं था और उसकी बगल में एक पाकड़ का पुराना घना पेड़ था। धूप के दिनों में राही उसके नीचे विश्राम करते थे। कुएं की जगत लगभग कंधे भर ऊंची थी। गुंजा जगत पर चढ़ गई। चंदन ने पानी खींचा, गुंजा को पिलाया। फिर गुंजा ने चंदन को पिलाया। पानी पीकर तृप्त हो आंचल से मुंह पोंछती हुई सामने खेतों की ओर देखती हुई गुंजा बोली, चंदन, अंजोरिया में ये सरेह कैसी लगती है?
चंदन गुंजा की बगल में खड़ा होकर बोला, तुम ही बताओ। जैसे ब्याही दुल्हन पियरी ओढ़े हो। दुल्हन बनने का मन होता है? चंदन ने हंसते हुए पूछा। बक। पीछे से गुंजा के दोनों कंधे आगे की ओर ठेलते हुए चंदन बोला, तो चलो नीचे उतरो। दोनों थैले हाथों में ले आगे गुंजा और गुंजा के दोनों कंधों पर हाथ रखे चंदन उतरा। 10 कदम चलने के बाद चंदन ने गुंजा से एक थैला ले लिया। थोड़ी दूर चलकर गुंजा बोली, जब तुम पहली बार हमारे गांव आए थे तो तुम्हारी नाव पानी में किसने बहा दी थी, जाना? किसी चुड़ैल ने ठेल दी होगी। मैं चुड़ैल हूं? चलते चलते गुंजा रुक गई। अरे तो तुमने बहाई थी। और क्या, मैंने भी दशरथ से कहा था कि बहाने वाली जरूर कोई लुत्ती ही होगी। चौबे छपरा की लड़कियां, बाप रे। चंदन ने गुंजा की ओर देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। फिर थोड़ी देर तक उस सूने ताल की चांदनी में दोनों जैसे डूब गए। पैरों तले छवरी की हरी हरी कोमल दूब थी। आंखों के आगे देह मन को बांधने वाली सुखद शीतल चांदनी थी। चंदन और गुंजा अगल बगल चलते हुए कभी सामने कभी दाएं बाएं कभी एक दूसरे को देखते हुए बड़ी देर तक चुपचाप चलते रहे। चंदन, एकाएक गुंजा बोली, क्या है? हमारा मन उदासेगा तो हमें कुछ दिन को चौबे छपरा पहुंचा दोगे ना? ससुराल में किसी का मन उदासता है? बक, हर घड़ी फक्कड़ की तरह बोलते हो। देखो ठीक से बोलो। हमारे रहते तुम्हारा मन उदास जाएगा। तुम हमारे हो कौन? गुंजा धीमे से बोली। मैं? मुझसे पूछती हो? अच्छा तुम ही बताओ, अगर इस समय कोई तीसरा आदमी तुमसे आकर पूछे कि मैं तुम्हारा कौन हूं, तो तुम क्या बताओ? मैं? मुझसे पूछते हो? गुंजा भी वैसे ही चिन्हा के बोली, हाँ तुमसे ही पूछता हूं। गुंजा रुक गई तो चंदन ने फिर पूछा, बोलो, बताती क्यों नहीं? यहां कोई आ ही नहीं सकता। यहां कोई आ ही नहीं सकता, ये कैसे जानती हो? कहो तो अभी ताली बजाकर बुला दूं। किसको? आगे जो छवरी के किनारे वो बबूल का पेड़ देखती हो ना, उसी पर से एक आदमी को बुला दूंगा। चलो पास तो पहुंचो। उस पर कौन आदमी है? भूत। भूत? अरे बाप रे। गुंजा ने डरकर चंदन को कसकर पकड़ लिया। चंदन का आगे बढ़ना कठिन हो गया। बड़ी देर तक चंदन ने समझाया कि आगे चलो, भूत वहां नहीं है, मैं तो हंसी करता था। तब कहीं गुंजा ने उसे छोड़ा, लेकिन जब तक आगे वाला बबूल का पेड़ बीत न गया, वो चंदन से एकदम सट कर चलती रही। बलिहार पहुंचे तो रात के 8 बज चुके थे। राह में काका मिल गए। घर से खाकर खंड जा रहे थे। बड़ी देर कर दी, सवेरे आते, रात में क्यों आए? जाओ घर जाओ। घर में घुसे तो आंगन में रूपा ओंकार को खाना खिला रही थी। अरे गुंजा! झुककर गुंजा ने बहन बहनोई दोनों के पांव छुए। रूपा ने छोटी बहन को अंकवारी में भर लिया। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कोहबर की शर्त का अगला भाग।